मॉडिफाइड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इसमें क्या बताया गया है, जो उसकी कुछ कमियां रह गई थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की, उसके बारे में इसमें बताया गया है। इसमें कहा गया एटम इज़ नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी इंडिविजिबल। उसने कहा था कि एटम है, उसको आगे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, वो सबसे छोटा है। लेकिन हमें पता है कि एटम के कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो कि बाद में डिस्कवर किए गए। तो ये मॉडिफाई कर दिया कि एटम इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी इंडिविजिबल। अब एटम को हम इंडिविजिबल नहीं मानते हैं। सेकंड, एटम ऑफ सेम एलिमेंट मे हैव डिफरेंट एटॉमिक मास। उसने तो ये कहा था कि आयरन का एटम है, उसका साइज, शेप, रिस्पेक्ट, या गोल्ड का एटम है, उसकी साइज, मास, शेप सब कुछ सेम मिलेगा। लेकिन हमें पता है कि एटम के अंदर जैसे 6 एटॉमिक नंबर पे कार्बन होता है, कार्बन है वो 12 भी एटॉमिक मास रखता है और 13 भी एटॉमिक मास रखता है। इसको हम आइसोटोप बोलते हैं। तो आइसोटोप क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट हो। तो एटम है सेम एलिमेंट के, वो एटॉमिक मास डिफरेंट भी रख सकते हैं। थर्ड पॉइंट, ऐसे ही एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में है सेम एटॉमिक मास। उसने तो ये कहा था कि डिफरेंट एलिमेंट हैं तो उनका डिफरेंट ही एटॉमिक मास, शेप, साइज होना चाहिए। लेकिन जैसे आर्गन और कैल्शियम का एग्जांपल दिया हुआ है, इनका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक मास सेम है। यानी डिफरेंट एलिमेंट का क्या होगा? डिफरेंट सेम एटॉमिक मास होगा, जिसको हम आइसोबार बोलते हैं। तो ये भी उसकी लिमिटेशन थी, ये इसने चेंज कर दी हमने। फिर उसने कहा था कि रेशियो इन विच डिफरेंट एटम कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड इज फिक्स एंड सिंपल वोल नंबर रेशियो। जिसमें एटम कंबाइन करते हैं वो एक सिंपल रेशियो होता था, लेकिन इसने कहा कि वो फिक्स तो हो सकता है लेकिन नॉट ऑलवेज सिंपल इंटीग्रल्स, कोई सिंपल नंबर नहीं होगा। जैसे ये आपका शुगर का फार्मूला होता है C12H22O11, देखो कितना कॉम्प्लेक्स है। तो ये सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है ये रेशियो, जिसमें ये कंबाइन किए हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हमारे पास हैं आज के दिन। तो उसने यही कहा कि वो फिक्स तो हो सकता है जिसमें एटम कंबाइन करके कुछ कंपाउंड बनाएंगे, लेकिन वो हमेशा सिंपल वोल नंबर रेशियो नहीं होगा, वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, जटिल भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट्स इन ए केमिकल रिएक्शन। ये उसमें भी था कि एटम ही है वो छोटा पार्टिकल जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जो सब एटॉमिक पार्टिकल है वो नहीं कि हम ऐसे लिखेंगे 4 इलेक्ट्रॉन इसके, 5 इलेक्ट्रॉन इसके, ये रिएक्शन करके हम शो किस फॉर्म में करेंगे? एटम की ही फॉर्म में करेंगे। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल that take parts in a chemical reaction. नेक्स्ट पॉइंट इज एटम इज़ नो लॉन्गर इनडिस्ट्रक्टेबल। हमने ये कहा था कि ना तो एटम को क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, एक एटम को दूसरे एटम में चेंज किया जा सकता है। आपकी सनलाइट जो सोलर सिस्टम है उसमें भी ऐसा ही होता है, वो भी एक न्यूक्लियर रिएक्शन है। तो न्यूक्लियर फ्यूज़न और न्यूक्लियर फिजन में हम एटम को चेंज कर सकते हैं। आपने जो न्यूक्लियर रिएक्टर है इनमें यूरेनियम फील किया जाता है, यूरेनियम को तोड़ के कुछ और एटम भी बनाए जाते हैं। या फिर हाइड्रोजन को अगर हम फ्यूज़न कर दें तो हीलियम का एटम भी बन जाता है। तो हम इनको एक दूसरे एटम को एक दूसरे एलिमेंट में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास नाम ही बताता है। देखो एटम ये बहुत छोटी चीज़ है, तो इसको हम ये नहीं कि इसको हम वैसे मेजर कर लेंगे। हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा मिलीग्राम तक के वेइंग मशीन हो सकती हैं जो मिलीग्राम में मेजर कर सकती हैं, उससे छोटा वेइंग मशीन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन एटम तो बहुत छोटी चीज़ है, उसका तो 10⁻⁻27 25 मतलब बहुत छोटी चीज़ है, उसका मास बहुत कम होता है, तो उसको वैसे मेजर नहीं किया जा सकता। तो हम क्या करते हैं, उनका आपस में कंपैरिजन करके देखते हैं कि कौन कितना भारी है आपस में। तो वो हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, मतलब एक दूसरे से रिलेट करके देखे गए हैं कि एटम कौन किससे कितना भारी है। जैसे कार्बन पहले तो कंसीडर किया गया था, हाइड्रोजन से कौन कितना भारी है वो लिख दिया था। फिर ऑक्सीजन को कंसीडर किया, लेकिन बाद में जो स्टैंडर्ड चूज किया गया वो कार्बन चूज किया है। कार्बन सबसे ज़्यादा एलिमेंट ही कंपाउंड बनाता है, सबके साथ ही ज़्यादा रिएक्शन देता है। तो कार्बन को चूज किया गया स्टैंडर्ड के रूप में। कार्बन के 2 आइसोटोप है, कार्बन 12, कार्बन 13, हालांकि कार्बन 14 भी होता है, लेकिन अभी हम कार्बन
12 आइसोटोप को कंसीडर करेंगे, उससे कितना हैवियर है, उसके रिलेटिव में कितना एटॉमिक मास है, वो आपका रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाता है। तो एटॉमिक मास क्या है? नंबर ऑफ टाइम दैट एलिमेंट इज हैवियर देन 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। कार्बन 12 आइसोटोप से कितना हैवियर है वो एटम, वो कहलाता है उसका रिलेटिव एटॉमिक मास। अगर एटॉमिक मास को एक्सप्रेस कर दें हम, एटॉमिक मास हैं वो एक्सप्रेस किए जाते हैं एटॉमिक मास यूनिट में, ये यूनिट होती है इसकी। फिर मोलिकुलर मास भी ऐसे ही देखेंगे। मोलिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस इज एवरेज रिलेटिव मास ऑफ इट्स मोलिक्यूल एज कंपेयर्ड विद एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। कार्बन 12 आइसोटोप से कि कितना हैवियर है वो हम कंपैरिजन कर लेंगे। तो कंपैरिजन ही है बस, यहाँ एटम उसमें एलिमेंट का एटॉमिक फॉर्म का मास देखा जाता था, इसमें मोलिक्यूल कितना हैवियर है इससे। मोल कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। मोल क्या होती चीज़, हमारे पास ये है कि आइटम बहुत छोटे छोटे हैं, एक एक को हम अलग से कंसीडर नहीं कर सकते। इनका मास करने के लिए हमें क्या किया, इतने नंबर जो ये आवोगाद्रो ने नंबर दिए, इतने नंबर इक्वल, इतने एटम, जब इतने एटम या मॉलिक्यूल इकट्ठे होंगे तब जाके उनका मास होगा वो उसके मोलिकुलर मास के इक्वल होगा। जैसे इतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन लिख लूँ मैं 6.022 × 10⁻23, इतने हाइड्रोजन अगर हो जाएंगे तब उन हाइड्रोजन के एटम हो जाएंगे तब उनका एटॉमिक मास 1 ग्राम होगा। इतने अगर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल लूँगा तब उनका एटॉमिक मास 2 ग्राम के इक्वल होगा। ऐसे ही अगर इतने एटम या मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के हैं तो उनका तब जाके मास 32 ग्राम होगा। अगर एटम है ऑक्सीजन के तो 16 ग्राम होगा, इतने मॉलिक्यूल इकट्ठे हैं वहाँ तो उनका मास 32 ग्राम होगा। इतने मॉलिक्यूल इकट्ठे होके 32 ग्राम, इस कारण वहाँ 32 ग्राम पर मोल लिखा जाता है। तो जैसे 1 मोल कार्बन एटम का है वो 6 इतने, यानी 1 मोल कितनी संख्या है उसके अंदर इतने एटम होने चाहिए। अगर कार्बन एटम की बात की जाती है, हाइड्रोजन एटम की, तो इतने हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करते तो जस्ट यहाँ हाइड्रोजन एटम की जगह मॉलिक्यूल लिख देते। तो क्या है, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन आवोगाद्रो नंबर ऑफ एटम, आयन और मॉलिक्यूल। ठीक है, 1 मोल किसके इक्वल है, इतने पार्टिकल्स होने चाहिए, वो एटम भी हो सकते हैं, और उनका मास किसके इक्वल होगा, एटॉमिक, या एटम है तो एटॉमिक और मॉलिक्यूल फॉर्म में है तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। फार्मूला निकाले कैसे जाते हैं, नंबर ऑफ मोल गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय, एटॉमिक है या एटम है तो एटॉमिक, मॉलिक्यूलर है तो मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। जैसे नंबर ऑफ मोल इन 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकालने हैं तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल गिवन मास 4 ग्राम है, मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल का निकालना है तो 2 ग्राम होगा, तो नंबर ऑफ मोल 2 ग्राम हो जाएंगे। और इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल 2 मोल में 2 × दिस, इतने पार्टिकल्स आ जाएंगे। अगर हमें पार्टिकल्स बताने हैं कितने पार्टिकल्स हैं 4 ग्राम में, 2 मोल हो गए, 1 मोल किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो 2 × ये कर देंगे तो ये मॉलिक्यूल आ जाएंगे। तो मोल क्या है, इतनी संख्या है, वो उनका कलेक्शन है, इतने मॉलिक्यूल एटम आयन इकट्ठे होंगे उसको 1 मोल कहते हैं। निकालेंगे कैसे, गिवन मास डिवाइडेड बाय, एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल दिया तो मोलर मास।